हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मधु श्रीवास्तव, प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर। आज मैं एमएससी मैथमेटिक्स फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल पेपर ऑपरेशंस रिसर्च का थर्ड यूनिट इंटीजर प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगी। Action. A linear programming problem in which all or some decision variable must take non-negative integers, discrete values, is called integer programming problem. Linear programming problem में जब हम सॉल्व करते थे तो डिसीजन वेरिएबल चाहे जो भी आए उसमें वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता था कि वो इंटीजर हो, परंतु इंटीग्रल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ये ज़रूरी है कि वो जो हम ऑप्टिमम सोल्यूशन ले रहे हैं वो इंटीजर आना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सबसे पहले ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। An integer programming problem in which all variables are required to be integers is called all integer programming problem or pure integer programming problem. इसको हम pure integer programming problem के नाम से भी कह सकते हैं, निकाल सकते हैं। सेकेंड है मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच only sum of variables are required to be integers is known as mixed integer programming problem. यहाँ पे हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन देते हैं कि सिर्फ ये इंटीजर जो है, ये वेरिएबल जो है वो इंटीजर होना चाहिए। नेक्स्ट है 0-1 इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। An integer programming problem in which all the variable must have integer values only 0 or unity is called 0-1 integer programming problem. तो इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे गोमोरीज कॉन्स्टेंट। गोमोरीज कॉन्स्टेंट को गोमोरीज R.E. गोमोरी ने सबसे पहले इसको निकाला है। ए सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग एन ऑप्टिमम इंटीजर सोल्यूशन टू एन ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय R.E. गोमोरी। इफ द सोल्यूशन सो ऑब्टेन is integral, then the current solution is optimum. However, if sum of variables are not integer value, then additional linear constant called Gomory's constant or fractional cut is generated. This constant is added as last row of the optimum simplex table. ये गोमोरीज कांस्टेंट हम बनाते हैं और उसको जो हमारा ऑप्टिमम सिंप्लेक्स टेबल मिलता है उसके लास्ट रो में ऐड करते हैं और फिर उसको हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करके इंटीजर लाने की कोशिश करते हैं और तब तक हम मेथड को रिपीट करते रहते हैं जब तक कि हमें इंटीजर वैल्यू ना मिल जाए। तो लास्ट रो में ऐड कर दिया सिंप्लेक्स टेबल के। नाउ the new modified problem is solved by using dual simplex method. An optimum integer solution is obtained if all the variables in the solutions are integer valued. Otherwise, another Gomory constant is added and procedure is repeated until an optimum basic feasible all integer solution is obtained. तो इसके बाद हम देखते हैं कि गोमोरीज कांस्टेंट बनाते कैसे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ गोमोरीज कांस्टेंट, ये हमें एक टेबल मिला है जो हम लास्ट सिंप्लेक्स टेबल सॉल्व किए हैं। ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल गया है y10 y20। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर विच एन ऑप्टिमम नॉन इंटीजर बेसिक फिजिबल सोल्यूशन has been attained in the simplex table. ये टेबल मिला है, ये सारे zj माइनस cj जो हम निकालते हैं सिंप्लेक्स मेथड में पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 ये देखते हैं, तो इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 ये देखते हैं। तो y2 की वैल्यू मिली है y10, y3 की वैल्यू मिली है y20।
जो हमारे ऑप्टिमम सोल्यूशन में x1, x2, x3 रहता है उसको हम टेबल में y1, y2, y3, y4 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये x1, x2, x3 को हमने y1, y2, y3, y4 से रिप्लेस कर दिया है। मतलब y2 की वैल्यू मिली है यानी x2 की वैल्यू मिली है, y3 की वैल्यू मिली है मतलब x3 की वैल्यू मिली है। ये सब आप सिंप्लेक्स टेबल में सॉल्व कर चुके हैं। तो मैक्सिमाइज z(y)(0)(0) ये मिल गया है। अब इसमें यदि इफ y10 is fractional, y10 fractional है, now the constant equation y10 is equal to y11x1 plus y12x2 plus y13x3 plus y14x4 reduces to y10 is equal to y11x1 plus x2 plus y14x4, क्योंकि मान लिया है x2 और x3 आर बेसिक वेरिएबल, लेट y10 इज 1 एंड y13 इज 0। ओके, तो हमारा जो कांस्टेंट मिला है वो ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिंस y10 is greater than or equal to 0, the fractional part of y10 must also be non-negative. Then split over each of the y1j in 1 into the integral part I1j and non-negative fractional part f1j for j is equal to 0, 1, 2, 3, 4. We get by 1 इक्वेशन हमारे पास है, तो उसको हमने जो तोड़ा है तो I10 plus f10 is equal to I11 plus f1x1 plus x2 plus I14 plus f14x4। इसी को सिंप्लीफाई किया है, फ्रैक्शनल वैल्यूज को एक साथ रख लिया है, तो f10 माइनस f11x1 माइनस f14x4 is equal to x2 plus I11 x1 plus I14 x4 माइनस I10। राइट हैंड साइड पार्ट पूरा इंटीग्रल वैल्यूज है और लेफ्ट हैंड साइड फ्रैक्शनल वैल्यू है। बाय 2 वी गेट द डिजायर्ड गोमोरीज कॉन्स्टेंट्स इज f10 minus f11x1 minus f14x4 is less than or equal to 0, that is minus f11x1 minus f14x4 is less than or equal to minus f10, इम्प्लाइज दैट। अब ये हमारे पास ये कांस्टेंट मिला है तो यहाँ पे हम लेस देन आर इक्वल टू है तो एक स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं जैसे सिंप्लेक्स टेबल में, तो माइनस f11x1 माइनस f14x4 प्लस g1 इज इक्वल टू माइनस f10। यही g1 जो है ये स्लैक वेरिएबल है और इसको हम गोमोरीज वेरिएबल स्लैक वेरिएबल भी कहते हैं। Above first Gomory's constant or fractional cut, this additional constant is added in the last row of the optimum simplex table as given below। जो हमें पीछे सिंप्लेक्स टेबल मिला है, यहाँ पे ये सिंप्लेक्स टेबल मिला है, इसी के लास्ट रो में हम यहाँ पे इसको गोमोरीज कांस्टेंट के टेबल को गोमोरीज कांस्टेंट को ऐड करेंगे। तो ये हमारा नया टेबल बना, इसमें ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये y10 फ्रैक्शनल मिला था और ये g1 का माइनस f10 मिला है। तो यहाँ पे आप पढ़े हैं फर्स्ट सेम में कि डुअल सिंप्लेक्स मेथड से इसका सोल्यूशन निकालते हैं यदि हमें बेसिक वेरिएबल में नेगेटिव होता है मिलता है। तो सिंस माइनस f10 इज नेगेटिव, the optimum solution is infeasible. Thus, the dual simplex method is to be applied for obtaining an optimum feasible solution. After obtaining this solution, the above referred procedure is applied for constructing second fractional cut. The process is to be continued so long as an all integer solution has not been अटेन। तो
ये हमारा कंस्ट्रक्शन है गोमोरियन कांस्टेंट का। अब इसके लिए फ्रैक्शनल कट मेथड कहलाता है। तो अलग अलग के लिए, जैसे हमने देखा कि ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फर्स्ट कट मेथड, फ्रैक्शनल कट मेथड देखते हैं। तो एल्गोरिथम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस रिसर्च। एल्गोरिथम से हम स्टेप बाय स्टेप चलते हुए कोई भी सवाल को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम, द सॉल्यूशन ऑफ द ऑल इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय गोमोरीज फ्रैक्शनल कट मेथड may be summarized in the following steps. Step 1. Express the given linear programming problem into its standard form and determine an optimum solution by using simplex method ignoring the integer value restriction. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वैसा ही यहाँ पे भी हमें सिंप्लेक्स टेबल सॉल्व करके ऑप्टिमम सोल्यूशन लाना है। अब स्टेप 2, इफ स्टेप 2 में हमें दो पार्ट में पहला पार्ट है इफ द ऑप्टिमम सोल्यूशन एडमिट्स ऑल इंटीजर वैल्यूज एन ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज अटेंड। अगर हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन इंटीजर वैल्यू दे रहा है तो हमें ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल गया। बट सेकेंड पार्ट बोल रहा है इफ द ऑप्टिमम सोल्यूशन डज नॉट इंक्लूड ऑल इंटीजर वैल्यू देन गो टू नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 3, चूज द लार्जेस्ट फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ द बेसिक वेरिएबल, लेट इट बी fk0। जो हमें xb की वैल्यू मिली है उनमें हम यदि एक से अधिक फ्रैक्शनल वैल्यूज मिल रही हैं तो उसमें हम लार्जेस्ट फ्रैक्शनल वैल्यू को चूज करते हैं। मान लिया वो fk0 है। स्टेप 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नेगेटिव फ्रैक्शन इफ एनी in the kth row of the optimum simplex table as the sum of negative integer and a non-negative fraction। यदि हमारे पास उस kth रो में कोई निगेटिव फ्रैक्शन है तो हम उसे निगेटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव फ्रैक्शनल में तोड़ देंगे, फ्रैक्शंस नॉन निगेटिव फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप 5, generate the Gomorian constant या fractional cut in the form of g1 is equal to minus fk0। जो हमारा ये स्टेप 3 में fk मिला है fk0, तो ये हो गया माइनस fk0 प्लस fk1 x1 प्लस fk2 x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस fkn xn, where fkj is greater than or equal to 0 and 0 is less than or equal to fkj is less than 1 and 0 is less than fk0 is less than 1 and g1 is the Gomori's slack variable. Step 6, add the Gomorian constant generated in step 5 at the bottom of the optimum simplex table. Use dual simplex method to find and improve optimum solution. Step 7, go to step 2 and repeat the procedure until an optimum basic feasible all integer solution is obtained। यदि हमें नहीं मिलता है बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में इंटीजर तो हम स्टेप 2 से फिर से रिपीट करेंगे जब तक कि हमें ऑप्टिमम सोल्यूशन ना मिल जाए, और उसके लिए हमें और ज़्यादा गोमोरियन कांस्टेंट ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम आगे करते जाएंगे। तो इसी के आधार पे मैंने सवाल बना के आपको बताया है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल, किस प्रकार से हम गोमोरियन कांस्टेंट बनाते हैं, किस प्रकार से हम उसमें ऐड करते हैं, डुअल सिंप्लेक्स मेथड लगाते हैं और ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालते हैं। तो सवाल है हमारा, फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द फॉलोइंग इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x1 माइनस x2 subject to the constant x1 plus 2x2 is less than or equal to 4,
6x1 plus 2x2 is less than or equal to 9. x1 x2 is greater than or equal to 0. x1 and x2 are integers. हम देख रहे हैं हमारे ऑप्टिमम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें हमारे पास दो वेरिएबल है x1 और x2. तो ये कंडीशन तो ज़रूरी होती है. x1 x2 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. सिंप्लेक्स मेथड में यहाँ तक क्या आपने किया है. यहाँ पे ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग में ये दिया होगा x1 एंड x2 आर इंटीजर्स. तो सोल्यूशन के लिए जैसे सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करते हैं हम पहले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं आप सेमेस्टर 3 में. तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू जो कांस्टेंट दिया हुआ है उसको इक्वालिटी में बदलने के लिए स्लैक वेरिएबल ऐड किया. अब हमारा ऑप्टिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया x1 माइनस x2 प्लस 0 s1 प्लस 0 s2. राइट. तो अब जैसा हम सिंप्लेक्स टेबल सॉल्व किए हैं पहले उसी प्रकार से मैंने ये आपका x1 को y1 में, x2 को y2 में, s1 को y3 में और s2 को y4 में चेंज किया. तो ये हो गया हमारा xb 4 9 1 6 y1 हो गया, 2 2 y2 हो गया, 1 0 जो हमने ये स्लैक वेरिएबल ऐड किया है s1 और यहाँ पे 0 है, ये 0 और 1. yb क्या हो जाएगा y3 y4 जिसका कास्ट वेरिएबल 0 0. सिंस zj माइनस cj इज निगेटिव therefore y1 एंटर इन द बेसिस. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y1 में zj माइनस cj -1 दे रहा है इसलिए y1 एंटर करेगा y3 या y4 की जगह पर. फिर जैसे निकालते हैं कि किसकी जगह पे करेगा तो मिनिमम ऑफ 4/1 9/6 is 9/6 that is y4 enter y1 enter and y4 leave the basis. 6 is the leading element. इसी प्रकार उसको हम आगे कंटिन्यू करते हुए ऑप्टिमम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, सिंप्लेक्स टेबल सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि zj माइनस cj इज ऑल ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मिल गया. परंतु हमें y3 मिला है 5/2 और y1 मिला है 3/2. तो यहाँ पे हमें दो इंटीजर मिले हैं, दो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ मिली हैं. इसमें से हम ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग के लिए लार्जेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू को चूज़ करेंगे. तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू को चूज़ करने के लिए क्या देख रहे हैं, स्टेप 2 में गए. स्टेप 2 में 5/2 को तोड़ा. 5/2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 और 9/6 या 3/2 को तोड़ा तो 1 प्लस 1/2. यानी हमें स्टेप 3 में फ्रैक्शनल वैल्यू दोनों 1/2 और 1/2 मिल रही है. इसमें से हम कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए हमें कोई भी एक वैल्यू को चूज़ करना है. तो हमने चूज़ किया f2 का 1/2 को ले लिया. f2 यानी सेकेंड वाला रो यानी 1/2 जो हम ले रहे हैं. तो अब यहाँ पे एक और हम देख रहे हैं कि स्टेप 4 में बोल रहा है y14 फर्स्ट रो में y14 दिया है -1/6. तो हमने आपको एल्गोरिथम में बताया है कि यदि हम इस वाले f1 को चूज़ करते तो हम इस y14 को -1 प्लस 1/6 में तोड़ते, निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव फ्रैक्शन. तो अभी तो चूंकि हमने f2 लिया है तो f2 के लिए हमें ग्रोमोरियन कांस्टेंट किस प्रकार से बनेगा वो देख लेते हैं. तो g1 इज इक्वल टू -f20 प्लस f21 x1 प्लस f22 x2 प्लस f23 x3 प्लस f24 x4. अब यहाँ पे f20 क्या मिल रहा है 1/2 तो -1/2 हो गया. f21 क्या मिल रहा है 1 है, 1 में कोई फ्रैक्शन नहीं है इसलिए वहाँ पे 0 हो जाएगा. f22 में है
1/3 तो 1/3 x2 हो जाएगा। F24 क्या 23 F22 में है 1/3, F24 में है 0 तो यहाँ 0 आ जाएगा। F24 में है 1/6 तो 1/6 x4। तो ये हमारा गोमोरियन कांस्टेंट बन रहा है G1 is equal to -1/2 plus 0x1 plus 1/3 x2 plus 0x3 plus 1/6 x4। अब इस गोमोरियन कांस्टेंट को हमें जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिला है सिंपलेक्स टेबल का, उसमें लास्ट रो में ऐड करना है। तो ऐड कर दिए, -1/2 0, और ये पूरा निगेटिव आप एल्गोरिथम उसमें देख चुके हैं गोमोरियन कांस्टेंट में। तो -1/3 x2 0x3 -1/6 x4, और यहाँ पे एक और कॉलम बना G1 इज 0 0 1। तो अब इसको हम डुअल सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें निगेटिव वैल्यू मिली है। तो निगेटिव वैल्यू के लिए जो निकालते हैं हम डुअल सिंपलेक्स मेथड, पढ़ चुके हैं ये भी, उसी प्रकार से निकाल लें। जो मेथड हम जानते हैं, मैक्सिमाइज 4/3 by -1/3 एंड +1/6 by -1/6। इन दोनों में जो मैक्सिमम है तो क्या आ रहा है मैक्सिमम -1 यानी -1/6 हमारा लीडिंग एलिमेंट हो जाएगा। y4 एंटर करेगा, G1 लीव द बेसिस। देन हम नया बनाया हमने, तो नया टेबल बनाया तो हमारा y4 हो गया 0 0 1, और इस हिसाब से फिर आप पूरे इस टेबल को कैलकुलेट करते हुए सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देख रहे हैं कि हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन Zj - Cj इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें y3 की वैल्यू मिल रही है 3, y1 की वैल्यू मिल रही है 1, y4 की वैल्यू मिल रही है 3। हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? y1 और y2 मीन्स x1 और x2। चूँकि हमारे बेसिक टेबल में यहाँ पे y2 नहीं है, इसलिए y2 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू y1 इज इक्वल टू 1। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 1। ये हमारा आ गया इंटीजर, और ये हमारा दे रहा है ऑप्टिमम सॉल्यूशन।